नमस्ते। आज की 30 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आज किन महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और पहलों पर बात होगी। हम पंचायती राज मंत्रालय की 2025 की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस पर जोर दिया गया। पंचायती राज में क्या खास उपलब्धियां हासिल हुई हैं 2025 में। 75 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड 3.28 लाख गांवों में पूरे हुए हैं और कई राज्यों में पूर्ण संतृप्ति हासिल हुई है। क्या इन पहलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। हाँ, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में भारत की गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को पुरस्कार मिला, जो भारत के नेतृत्व को दर्शाता है। भूमि शासन में क्या प्रगति हुई है। स्वामित्व योजना के तहत 2.75 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड बांटे गए, जिससे भूमि शासन में सुधार हुआ। डिजिटल और भूस्थानिक नवाचारों का क्या योगदान रहा। 14 राज्यों की 36 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजनाओं को बेहतर बनाया गया। पारदर्शिता के लिए AI का उपयोग कैसे किया गया। AI संचालित ग्राम सभा बैठक सारांशक 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय शासन को कैसे मजबूत किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 34,573 करोड़ रुपए के ऑनलाइन भुगतान किए गए, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ी। संस्थागत मजबूती के लिए क्या कदम उठाए गए। 1,638 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी मिली है, सभी GPS के लिए कार्यालय सुनिश्चित करने हेतु। महिला सशक्तिकरण के लिए कोई विशेष अभियान चलाए गए। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत 44,421 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। युवाओं को कैसे जोड़ा गया। जवाहर नवोदय विद्यालयों और एम्स के छात्रों को शामिल कर मॉडल यूथ ग्राम सभा आयोजित की गई। आदिवासी समुदाय उनके सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया। पेस अधिनियम 1996 के तहत 16,000 से अधिक समर्पित कर्मचारियों को तैनात किया गया और हमारी परंपरा हमारी विरासत अभियान चलाए गए। पंचायती राज संस्थाओं के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं। कार्यात्मक विकेंद्रीकरण में गिरावट, वित्तीय स्वायत्तता की कमी और प्रशासनिक क्षमता में बाधाएं प्रमुख चुनौतियां हैं। वित्तीय निर्भरता कितनी गंभीर है। पिस केवल 1% राजस्व स्थानीय करों से उत्पन्न करते हैं, जिससे वे अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं। प्रशासनिक अतिक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है। DRDA द्वारा नौकरशाही का हस्तक्षेप निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं। संवैधानिक जनादेश का कार्यान्वयन, वित्तीय सशक्तिकरण और संस्थागत क्षमता निर्माण आवश्यक है। तकनीक का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जैसे स्वामित्व और AI संचालित उपकरणों का एकीकरण महत्वपूर्ण है। अब शिक्षा क्षेत्र में आते हैं। विकसित भारत शिक्षा अधिनियम विधेयक 2025 के बारे में बताएं। यह विधेयक भारत के उच्च शिक्षा नियामक ढांचे को एकीकृत करने और NEP 2020 के सुधारों को लागू करने के लिए है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य UGC, एक NCT जैसे निकायों को समाप्त कर एक एकीकृत नियामक ढांचा स्थापित करना है। इसमें कौन सी 3 विशिष्ट परिषदें शामिल होंगी। मानक निर्धारण के लिए मानक परिषद, गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता परिषद और विनियमन के लिए विनियामन परिषद होंगी। NEP 2020 से यह कैसे जुड़ा है। यह विधेयक NEP 2020 के बहुविषयक, लचीले और छात्र केंद्रित उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण को लागू करने का प्राथमिक माध्यम है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की मुख्य चुनौतियां क्या हैं। कम सकल नामांकन अनुपात, संकाय की कमी, अपर्याप्त अनुसंधान निवेश और खराब स्नातक रोजगार क्षमता प्रमुख हैं। सकल नामांकन अनुपात कितना है। भारत का DEA अभी भी वैश्विक औसत से काफी नीचे है, खासकर उन्नत देशों की तुलना में। अनुसंधान में भारत का निवेश कितना है। भारत का अनुसंधान व्यय GDP का लगभग 0.7% है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। स्नातक रोजगार क्षमता में क्या स्थिति है। भारत की समग्र रोजगार क्षमता 40% से कम है और वैश्विक रोजगार क्षमता रैंकिंग में बहुत कम विश्वविद्यालय शीर्ष पर हैं। उच्च शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपाय हैं। फैकल्टी विकास मिशन, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और प्रवेश निकास के लचीले विकल्प लागू करना। अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या योजनाएं हैं। विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश की सुविधा देना और सीमा पार अनुसंधान पहल को बढ़ावा देना। अब असम के संत श्रीमंत शंकरदेव के बारे में कुछ बताएं।
श्रीमंत शंकरदेव 15वीं-16वीं शताब्दी के एक महान असमीज भक्ति संत, समाज सुधारक और सांस्कृतिक पुरोधा थे। उन्होंने किसी ओबियसली रीजन आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने एक शरण नाम धर्म की स्थापना की, जिसमें श्रवण सुनना और कीर्तन गायन पर जोर दिया गया। उनके प्रमुख संस्थागत योगदान क्या थे? उन्होंने नामघर, सामुदायिक प्रार्थना हॉल और सत्र वैष्णव मठ स्थापित किए, जिन्होंने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। उनकी साहित्यिक कृति में क्या खास है? उनकी प्रमुख कृतियों में कीर्तन घोष, गुणमाला, भटिमास शामिल हैं, जो अक्सर ब्रजावली भाषा में रचे गए। रक्षा क्षेत्र में इनाका राकेट सिस्टम के बारे में बताएं। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, जो सटीक मारक क्षमता प्रदान करता है। इसकी रेंज कितनी है? यह 70-80 किमी तक की विस्तारित रेंज हासिल कर सकता है, जो इसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। यह किस तकनीक का उपयोग करता है? इसमें इनर्शियल नेविगेशन, मिकोस अपडेट और टर्मिनल गाइडेंस जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं। मानवीय सहायता के क्षेत्र में क्या खबर है? अमेरिका ने यूएन अच्छो के लिए $2 अरब की सहायता का वादा किया है, हालांकि विदेशी सहायता में कटौती की गई है। यह सहायता राशि पिछली बार से कितनी कम है? यह राशि पिछली सहायता जो $17 अरब तक थी से काफ़ी कम है, पर अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा दाता है। यह नया फंडिंग मॉडल कैसे काम करेगा? इसका उद्देश्य मानवीय बोझ को अन्य विकसित देशों के साथ साझा करना और जवाबदेही बढ़ाना है। किन देशों को इससे लाभ मिलेगा? शुरुआत में सतह संकटग्रस्त देश जैसे बांग्लादेश, हैती, सीरिया, यूक्रेन शामिल होंगे, लेकिन अफगानिस्तान और यमन को बाहर रखा गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के बारे में बताएं ना। 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया 100% भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त कर देगा। यह इंडोस एक्ट का हिस्सा है। आज तक कब से लागू हुआ? यह समझौता 2023 से लागू है और इसने निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किन क्षेत्रों को इससे लाभ होगा? विनिर्माण, रसायन, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। कृषि निर्यात में क्या प्रगति हुई है? फल, सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मसाले के निर्यात में वृद्धि हुई है, खासकर कॉफी निर्यात में। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में क्या खबर है? जम्मू और कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन किया गया, जिसमें 65 फीट की प्रतिमाएं हैं। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बांग्लादेश में अस्थिरता और भारत विरोधी भावनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। वहां क्या प्रमुख बदलाव हो रहे हैं? जमाते इस्लामी का प्रभाव बढ़ रहा है। 1971 की विरासत को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है और अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ रही है। आर्थिक स्थिति कैसी है? राजनीतिक अस्थिरता के कारण विकास दर घटी है, निजी निवेश ठहरा हुआ है और मुद्रास्फीति बढ़ी है। भारत के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? बांग्लादेशी लोगों को आश्वस्त करना, समावेशी चुनावों पर जोर देना और मानवीय सहायता जारी रखना। भारत की सुरक्षा के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? साझा सीमा और पूर्व में आतंकवादी समूहों के उपयोग के इतिहास को देखते हुए सहयोग आवश्यक है। सोमालिलैंड को इजराइल की मान्यता के बारे में बताएं ना। इजराइल ने सोमालिलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, जो संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में पहली बार है। यह निर्णय अन्य देशों के लिए क्या मायने रखता है? यह चीन, तुर्की और अरब लीग जैसे देशों के साथ इजराइल को रणनीतिक रूप से खड़ा करता है, खासकर लाल सागर क्षेत्र में। सोमालिलैंड की भौगोलिक स्थिति क्या है? यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, जिसकी जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया से सीमाएं लगती हैं और लाल सागर तक रणनीतिक पहुंच है। इजराइल के लिए यह मान्यता क्यों महत्वपूर्ण है? यह लाल सागर क्षेत्र में इजराइल को रणनीतिक सहयोगी प्रदान करता है, विशेष रूप से हूथी विद्रोहियों के खिलाफ संभावित अभियानों के लिए। भारत में चुनाव विनियमन में क्या कमियां हैं? डिजिटल युग में तीसरे पक्ष और प्रॉक्सी प्रचारकों को विनियमित करने में भारत के चुनाव नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण कमियां हैं। क्या पारंपरिक नियम डिजिटल युग में काम करते हैं? नहीं, पारंपरिक नियम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर केंद्रित थे, जो अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों और प्रभावित करने वालों के प्रभाव को कवर नहीं करते। साइडो कैंपेन क्या है? ये तीसरे पक्ष के अभिनेताओं द्वारा संचालित राजनीतिक संचार हैं, जो पार्टियों से औपचारिक रूप से जुड़े नहीं होते
और व्यय नियमों के तहत जवाबदेह नहीं होते। डिजिटल विज्ञापनों के विश्लेषण से क्या पता चला? तीसरे पक्ष के विज्ञापनदाता अक्सर आधिकारिक दलों से अधिक खर्च करते हैं और अधिक प्रभाव डालते हैं। युवा मतदाताओं पर इनका क्या प्रभाव है? डिजिटल राजनीतिक विज्ञापन युवा मतदाताओं 13-34 वर्ष द्वारा अधिक देखे जाते हैं, लेकिन तीसरे पक्ष के अभियान पुराने जनसांख्यिकी में भी प्रभावी हैं। इन साइडो कैंपेन से क्या जोखिम है? ये चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को कमजोर करते हैं और एक समान खेल का मैदान बिगाड़ते हैं। पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बारे में बताएं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक रामसामान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि है जो प्रवासी पक्षियों, विशेषकर संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? ये संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के बफर जोन होते हैं जो मानवीय गतिविधियों को विनियमित करके पारिस्थितिक क्षति को कम करते हैं। INS वागसीर ने भारतीय नौसेना की क्षमता कैसे बढ़ाई है? INS वागशी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी भारत की अंडरसी युद्ध क्षमता, स्टील्थ और निवारक शक्ति को मजबूत करती है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? यह प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है, जिसके तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ किया है। यह आत्मनिर्भर भारत में कैसे योगदान देता है? इसमें स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियां शामिल हैं और यह घरेलू शिपबिल्डिंग क्षमता को बढ़ावा देता है। प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। पाती प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एक ICT सक्षम मंच है जो परियोजनाओं की निगरानी और सुधार को तेज करता है। यह केंद्र राज्य समन्वय में कैसे मदद करता है? यह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच संचार को सक्षम बनाता है, जिससे नौकरशाही की देरी कम होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें भूस्थानिक मानचित्रण, डेटा डैशबोर्ड और विभिन्न राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण शामिल है। दुलस्तिष्ट जय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है, क्या यह महत्वपूर्ण है? हाँ, यह परियोजना पाक जलविद्युत परियोजना से जुड़ी है और सिंधु जल संधि के तहत भारत के जलविद्युत अधिकारों का उपयोग बढ़ाती है। यह किस प्रकार की परियोजना है? यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जिसका अर्थ है कि यह बड़े भंडारण जलाशयों के बिना प्राकृतिक जल प्रवाह का उपयोग करती है। भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रजातियों की अत्यधिक समृद्धि और निवास स्थान का गंभीर नुकसान होता है, जैसे पश्चिमी घाट। भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? भारत में दुनिया के 36 में से 4 प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मी क्षेत्र और सोंडालैंड। पश्चिमी घाट के लिए मुख्य खतरे क्या हैं? अनियोजित शहरीकरण, बड़े बांध, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और वनों की कटाई प्रमुख खतरे हैं। इको ब्रिज क्या होते हैं? ये वन्यजीव गलियारों को फिर से जोड़ने के लिए बनाए गए विशेष ढांचे हैं जो सड़क और रेलवे जैसे अवरोधों को पार करने में मदद करते हैं। भारतीय फार्माकोपिया आयोग क्या है? IPC स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है जो भारत में दवाओं के मानकों को निर्धारित करती है और फार्माकोविजिलेंस की निगरानी करती है। यह दवा सुरक्षा के लिए क्या करता है? यह प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वय केंद्र है। INS वागसीर का कमीशनिंग वर्ष क्या था? INS वागशीर को जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नरसापुरम की फीता कला का क्या महत्व है? यह आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक कला है जिसे 1844 में पेश किया गया था और इसे 2024 में DI टैग मिला। कोल्लेरू झील के बारे में कुछ बताएं ना। यह आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है। लासर क्विक रेलिंग सिस्टम क्या है? यह रेलवे ट्रैक के त्वरित नवीनीकरण के लिए एक स्वचालित मशीन है जो उत्तर पूर्व रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीजन में उच्च उत्पादन दर्ज कर रही है। समावेशी विकास का क्या अर्थ है? यह ऐसा आर्थिक विकास है जो समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर पैदा करता है और रोजगार संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। भारत में समावेशी विकास की क्या चुनौतियां हैं? कम श्रम बल भागीदारी, कौशल और अवसर के अंतर
और असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्रमुख चुनौतियां हैं। समावेशी विकास आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा देता है? यह उच्च कार्यबल भागीदारी, बेहतर नवाचार, बड़े उपभोक्ता बाजार और कम भेदभाव के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाता है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की स्थिति क्या है? भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में मजबूत निवेश आकर्षित किया है और 2030 तक 500 DW गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसमें मुख्य बाधाएं क्या हैं? वितरण कंपनियों के बकाया भुगतान, अपर्याप्त पारेषण अवसंरचना और नवीकरणीय वित्तपोषण की उच्च लागत प्रमुख बाधाएं हैं। हरित हाइड्रोजन की क्या स्थिति है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखता है, लेकिन वर्तमान लागतें अधिक हैं। इस संक्रमण के लिए क्या सुधार आवश्यक है? अनुबंधों की पवित्रता सुनिश्चित करना, ग्रिड विस्तार में तेजी लाना और हरित हाइड्रोजन की मांग पैदा करना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर, आज की चर्चा बहुत जानकारीपूर्ण रही। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं एक नए विषय के साथ।